नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिक्र उस बात का करेंगे जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का आगाज सा नजर आता है। ऐसे में यूक्रेन की कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज जिसमें पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट को लेकर के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि हापुड़ में रहने वाले फैजल खान 2 महीने पहले ही यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रहे हालातों के बीच परिजनों की चिंता बढ़ गई है। फैजल खान की माता शायरा राशिद ने कहा है कि रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है इससे बच्चे घबरा रहे हैं, सरकार उनके बच्चों के आने का इंतजाम करे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे युवक ने वीडियो वायरल करते हुए वहां की स्थिति और मदद की गुहार भी लगाई है। पड़ रहे सामान के बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। प्लीज निकाल लीजिए, हम लोग को प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को। प्लीज निकाल लिया जाए। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर, यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग, काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग अमन त्यागी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपने इन छात्रों को सुना जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन आज ये तमाम लोग, ये तमाम बच्चे फंसे हुए हैं और पेरेंट्स में चिंता भी है। अमन त्यागी जुड़े हुए हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट है? आपने इनके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला हापुड़ के रहने वाला एक युवक का है जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, जिसका नाम फैजल खान बताया जा रहा है। सुबह एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर इसने अपने जानमाल को खतरा बताया था और इसने भारत सरकार से भी एक गुहार लगाई है कि प्लीज हमें यहाँ से निकाल लीजिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से परिजनों में चिंता है। ऐसे में जनता टीवी की भी भारत सरकार से अपील है कि अगर जितनी जल्दी हो सकता है इन तमाम भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए और वहां से उनको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। जैसा कि ये तमाम छात्र कह रहे हैं कि इनकी जान जो है वो कहीं ना कहीं सासत में फंसी हुई है और जिस गवर्नमेंट हॉस्टल में ये तमाम बच्चे रह रहे हैं वहां पर उसके करीब ही 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी सरकार से मांग की है कि भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाल लिया जाए और सरकार पर तंज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस विषय पर बिल्कुल भी चिंता नहीं जाहिर कर रही है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लिखा है कि आप इसमें समय रहते हुए भारत सरकार से बातचीत करके और इसका रास्ता निकालें। और उसके लिए अगर हमें अपने पैसों से, इस राज्य के पैसों से हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए, हमारे लोगों को वापस लाने के लिए अगर विमान की व्यवस्था करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। इसीलिए तो सरकारें चुनी जाती हैं। पर मुझे लगता नहीं है, जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनको किसी की भी थोड़ी बहुत भी कोई चिंता है कि किसी पर क्या बीत रही होगी। सरकार से मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये संवेदनहीन लोग हैं जो सिर्फ सत्ता में रहकर सत्ता का भोग करना चाहते हैं, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं करते। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जिस तरीके का हमला किया है उस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर ट्वीट किया है। सीएम धामी ने लिखा कि यूक्रेन में फंसे हर एक उत्तराखंडी को सही सलामत वापस लाने को लेकर हमारी सरकार कटिबद्ध है। इस संबंध में हम विदेश मंत्रालय से निरंतर संपर्क में हैं।
तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विदेश मंत्रालय से सीधे तौर पर बातचीत चल रही है और हर एक उत्तराखंडी को वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में, बीजेपी के सुल्तानपुर अमेठी और रायबरेली के डलमऊ के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां हमेशा से ही संविधान का अपमान करती रही हैं। परिवारवादी पार्टियां हमारी युवा प्रतिभा का नुकसान करती हैं। इसके विपरीत देश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसका आज कोई एक अध्यक्ष होता है तो कल कोई और होता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और न ही कभी हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद से कांग्रेस में दिक्कत आना शुरू हुई, जब एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया और पूरे लोकतंत्र को दीमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ यूपी में घोर परिवारवादियों ने कांग्रेस कल्चर को ही खुद में पूरा का पूरा उतार लिया है और उसी रंग में रंग गए हैं। बीच में कई दशकों से कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति को, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उसे खाद पानी दिया। आज वोट बैंक और तुष्टीकरण की इसी राजनीति ने इन नेताओं को अपना बंधक बना लिया है। जो घोर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे, उन सब के सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है। भाई अमेठी, सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही है कि परिवारवादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है। ये लोग जमीन हकीकत से इतना दूर है, इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है। आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप, ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में झेल नहीं रहा है। इतनी तेजी से वैक्सीनेशन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ है। इसी वैक्सीन ने कोरोना से लड़ने की ताकत हर एक नागरिक में बढ़ा दी है। इसी के कारण आज दुकानें खुली हैं,
व्यापार खुला है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं। साथियों, इन परिवारवादियों का वैक्सीन को लेकर जो रवैया रहा है, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कोशिश यही थी, उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं, राजनीति का रंग लग जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने बहराइच जिले के कैसरगंज में जनसभा को संबोधित किया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकार में माफिया बाहर घुमा करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल के अंदर हैं, अपराध में कमी आई है। शाह ने कहा पहले, दूसरे और तीसरे चौथे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की जीत की नींव 4 चरणों में डाली है। 5वें चरण वालों को इस मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम करना है। आजम खान कहा है, अरे सुनाई नहीं पड़ता, जरा जोर जोर। आजम खान कहा है, अतीक अहमद कहा है, मुख्तार अंसारी कहा है, अगर गलती करी, साइकिल ला दी, तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? पूछते कि क्या फर्क पड़ा है लॉ एंड ऑर्डर में? अखिलेश बाबू, आपकी आंख पर एक काला चश्मा लगा हुआ है, जो काला चश्मा पहनते हैं उनको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। चश्मा बदल दो, मालूम पड़ेगा। आपके समय में यूपी में 16,000 अपहरण के मामले हुए थे, 4,500 हथियारों के साथ डकैती हुई थी और 4,100 हत्या के मामले हुए थे। सभी प्रकार के 5 मुख्य गुनाहों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था। योगी जी के राज में डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की आई है भाई? मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। पूरी दुनिया में मोदी जी ने संदेश दिया कि भारत की सेना और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, उसको दंडित किया जाता है, मित्रों, दंडित किया जाता है। ये संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में 5वें चरण के लिए सियासी दिग्गज चुनावी रण में कूदे हुए हैं। सबसे ज्यादा घमासान संगम नगरी प्रयागराज में मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुनावी रण में कूदते हुए आज प्रयागराज के हंडिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा के नेता घटिया बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनकी खटिया खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार डबल झूठ भी बोलती है। उन्हें ये नहीं पता कि जनता पटरी भी उखाड़ने का काम करती है। जनता ने परिवर्तन लाने का मन बना लिया है। इनकी डबल इंजन की सरकार डिरेल हो जाएगी। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदनाम हुआ है। चाहे वो कुंभ का घोटाला हो, चाहे नौजवानों पर लाठी चली हो, और चाहे यहां के लोगों ने
गंगा में बहती हुई लाशों को देखा हो, नाम जरूर बदल दिया, लेकिन बदनामी भी उतनी ही सरकार ने कराई है। हमारे प्रयागराज को उतना ही सरकार ने बदनाम किया है। जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। ये गर्मी निकालने वाले ने, जो गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली। वो तो लैपटॉप बांटने की भी बात कर रहे थे। लैपटॉप, बताओ लैपटॉप मिला है किसी को? और बाबा मुख्यमंत्री देते भी क्यों आपको? वो तो खुद ही चलाना नहीं जानते। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है, उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। सीएम धामी नैनीताल पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने पूजा अर्चना के बाद गृह राज्य अतिथि गृह पहुंचे और नैनीताल विधानसभा सीट को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा भी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मामला सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर सुलझा दिया जाएगा और सख्त भू कानून, जिसकी मांग हमेशा से ही सूबे में उठती रही है, उत्तराखंड के हित में उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। दावा किया कि बीजेपी जनता के प्रचंड समर्थन के साथ 60 पार सीटें लेकर आएगी। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीतरघात जैसी स्थिति कहीं नहीं है। हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार। धीरे धीरे अब हमारे विपक्षी भी मानने लगे हैं कि चुनाव जैसे जैसे हुआ है और उसके बाद मतगणना की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वो भी मान रहे हैं कि अब हम जो है 60 पार जा रहे हैं। और वो नीचे बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अभी चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, और उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम हुए हैं और आगे भी होंगे। जहाँ तक पुलिस के ग्रेड पे के लिए कमेटी और सब चीजों पर हमने काम किया है और हमने कहा है कि ठीक है हम उसको सुधार करना चाहते थे, लेकिन उस पर पूरी तरह से नहीं हो पाया। हमने कहा है कि हम त्वरित रूप से सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम पुलिस के ग्रेड पे का समाधान करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए पोस्टल बैलेट पर नया विवाद शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात करी और वायरल हो रही पोस्टल बैलेट की वीडियो का की जो जांच है वो कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से पोस्टल बैलेट का वीडियो वायरल हुआ है वो लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। तो उनके द्वारा एक वीडियो दिया गया है और उसके बारे में जांच करने का उनका अनुरोध भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर, जो भी वोटर है, जो पोस्टल वोट का अधिकारी है, वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस कैंप पर आकर या जो सरकारी कर्मचारी हैं एक जगह पर आकर वो अपने वोट का प्रयोग करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, पारदर्शी उसमें तरीका अपनाया जाए। हमने मांग की है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप में हमारी बात का संज्ञान लेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आंखें खोलने वाला है। उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात के एक के बाद एक 5 सिटिंग विधायकों और मौजूदा प्रत्याशियों के आरोप लगने के बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है।
पार्टी के भीतर से उठ रही ऐसी आवाजों से हाईकमान भी नाराज है। माना यह भी जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि लक्सर विधायक संजय गुप्ता, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी, काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं, जिन पर अब कार्रवाई करने की तैयारी है। पूरा पक्ष आ गया, संगठन का पूरा पक्ष आ गया उस पर कि पार्टी फोरम पे जो भी बात होगी, चाहे वो किसी भी रूप में, उस पर सारी कुछ व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अभी होगी इसका कार्रवाई। अभी तो आरोप लगाने वाले जब भी जितने भी लोग हैं लिख के देंगे, पार्टी फोरम पे देंगे, तो फिर उसकी जांच उसी रूप में होगी। तो वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।